पुराने जमाने की बात है, एक राजा ने दूसरे राजा के पास एक पत्र और सुरमे की एक छोटी सी डिब्बी भेजी। पत्र में लिखा था कि जो सुरमा भिजवा रहा हूं वह अत्यंत मूल्यवान है, इसे लगाने से अंधापन दूर हो जाता है। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। साहित्य, संस्कृति और सिनेमा के इस चैनल में आज बात होगी एक ऐसे समाज सेवी, साहित्य सेवी से उच्च डिग्रियां प्राप्त की हैं, उसके बाद भी सारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। उनसे चर्चा करूंगा क्योंकि उनकी एक पुस्तक आई है जिसका नाम है प्रेरणाओं के इंद्रधनुष। वो बहुत ज़रूरी किताब है हम सब के लिए, चूँकि प्रेरणाएं हमारे लिए कभी ना कभी बहुत ज़रूरी लगती हैं। वो किसी दवा की तरह होती हैं, वो किसी दुआ की तरह होती हैं, किसी रोशनी की तरह होती हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर दीनदयाल मुरारका। बातचीत को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और लोगों को शेयर कर दें। दीनदयाल जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारा चैनल शेखर वाणी, जिसमें हम हमेशा बातचीत करते हैं साहित्य के बारे में, समाज के बारे में, सिनेमा के बारे में, संस्कृति के बारे में। आपकी नई किताब आई है प्रेरणाओं के इंद्रधनुष, इस पर चर्चा करूं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप की कैसे प्रेरणा हुई या कहाँ से आपने जीवन शुरू किया जो यहाँ तक आया। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि आपने एम.कॉम, LLB और डॉक्टरेट की उपाधियाँ ली हैं, उसके बाद भी इन चीज़ों में संलग्न हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा? शेखर जी, शिक्षा से मुझे शुरुआत से ही लगाव था। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई में आया तो सर्वप्रथम मैं लेक्चरर की नौकरी यहाँ पर हाजी अली पर लाला लाजपत राय कॉलेज है, वहाँ किया। लगातार शिक्षा से मैं जुड़ा हूँ, वन वे और अदर। उस समय मेरे मन में बड़ी इच्छा थी मैं PhD करूँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाया। फिर मैं वहाँ से दूसरा काम करते हुए अपना व्यवसाय किया। आज मैं उसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, कंस्ट्रक्शन बिजनेस से। लेकिन शिक्षा से मेरा लगाव किसी कारणवश कम नहीं हुआ। मैं हमेशा यूनिवर्सिटी, कॉलेज और लाइब्रेरी से जुड़ा रहा हूँ। अभी हाल ही में मैं JJT यूनिवर्सिटी में जुड़ा हुआ हूँ, उसमें मैं एज ए डायरेक्टर के रूप में मानद सेवाएं दे रहा हूँ। तो मेरी बहुत दिन से इच्छा थी PhD करने की, तो मैंने JJT यूनिवर्सिटी से मेरा जो व्यवसाय है उससे संबंधित RMC कंक्रीटिंग के ऊपर मैंने PhD की है और आपके आशीर्वाद से वो हमें 3 साल में प्राप्त हुई। तो उससे क्या होगा कि आपको व्यवसाय के बारे में और ज़्यादा पढ़ने का भी मौका मिला, जानने का, और लोग दूसरों को भी वो बात पहुंचा पाएंगे प्रूफ करके। ये बहुत बढ़िया बात रही कि जो व्यवसाय में हैं, जिसमें आप आनंद ले रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा पढ़ाई करें। किसको आप ज़्यादा पढ़ते रहे हैं, किसका प्रभाव आपके ऊपर रहा? ऐसा प्रेमचंद की कहानियाँ हमेशा पढ़ता रहा हूँ और भी कई ऑथर है। विशेष रूप से मैं व्यंग्यकार शरद जी का बड़ा फैन हूँ। कुछ राइटर्स ऐसे हैं कि जिन्हें मैं लगातार पढ़ते रहता हूँ। यात्रा विवरण, कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग, ऐसे कुछ विषय हैं जिनसे मैं लगातार जुड़ा हुआ पाता हूँ। और इनसे लगातार पढ़ने के कारण कई बार मुझे ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छी छोटी कथाएं मैं पढ़ी, मैं उससे इतना प्रेरित होता हूँ और मन में एक इच्छा रहती है क्यों ना इस छोटी घटना या कहानी को लोगों तक पहुँचाया जाए। ऑफकोर्स शायद लोग उसे जानते होंगे, किंतु मेरे मन में एक बात रहती थी कि एक छोटी घटना मैंने एक 300 शब्दों की पढ़ी तो बड़ी इच्छा होती थी। तो फिर मैंने एक न्यूज़पेपर्स में स्तंभ लिखना चालू किया। नवभारत टाइम्स में एकदा के रूप में मेरे लगातार कॉलम्स आते रहे, सामना पेपर में मेरे कॉलम्स आते रहे। तो मैं प्रेरक प्रसंग करके जो भी मैं किताबें या कहीं पढ़ते रहता था उसके बारे में मुझे कोई चीज़ जो अच्छी लगती थी मैं चाहता था वो मैं आप लोगों से, सभी लोगों से शेयर करूं, लोगों को भी प्रेरणा मिलती रहे। उससे शेयर करना बहुत जरूरी शेयर करना जरूरी है। हाँ, आपको तो पता चल गया, मुझे पता चला, आपने अनुभव किया, तो निश्चित रूप से दूसरे तक पहुंच जानी चाहिए। यस। हाँ, इसके साथ साथ मैंने देखा कि आप समाज सेवा में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, साहित्यिक गतिविधियों में पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। हाँ, तो ये समाज सेवा की तरफ किस तरह से आपका रुझान बढ़ा? सर, आपका प्रश्न एकदम सही है। व्यवसाय करते करते जब हम आसपास के लोगों को देखते हैं, चाहे वो अपने कर्मचारी हो, चाहे हम जिन लोगों से मिलते हों या समाज के अंग हो, तो ऐसा महसूस होता है कि कई जगह कई लोग
कुछ चीजें प्राप्त करने में वंचित रह गए, या बेयर नेसेसिटी जिन लोगों की जरूरी है वो भी वो लोग नहीं प्राप्त कर पाए। उनके कंट्रास्ट में समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो शायद उसे रख नहीं पाते, यूज नहीं पाते। और थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं इस बात को, तो ये देखते हैं कि हमारे पास कितना भी पैसा हो, हम लोग उसको पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाते। जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है, तो मैंने बाय एंड लार्ज जैसा ऑब्जर्व किया है, 80-85% उसकी दौलत, कैपिटल ऐसे ही रह जाती है अनयूज्ड। आज सपोज मैंने 10,000 रुपये कमाए, तो मेरे 8,000 रुपये मेरे बिना उपयोग के पड़े रहेंगे और मैं अपने 2,000 रुपये का ही उपयोग कर पाऊंगा। तो चूंकि हम लोग अकेले अपने आप को विकास नहीं कर पाए, हम लोग ने जो विकास किया है, जो काम किया है, या ज्ञान का जो स्रोत बढ़ा है हमारे सबके लिए, वो सबके कंट्रीब्यूशन से बढ़ा है। लेबर ने उनका कंट्रीब्यूशन दिया, साइंटिस्ट ने अपना दिया, किसी व्यक्ति ने अपना दिया, व्यापारी ने अपना दिया। तो जिस तरह हम लोग अगर कुछ प्राप्त करते हैं तो कुछ परसेंट हिस्सा जरूर हमें समाज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसी मेरी बहुत दिल्ली इच्छा थी। उसको देखकर फिर मैंने एक मेरा फाउंडेशन की शुरुआत की, दीनदयाल मुरारका फाउंडेशन, और उसके अंतर्गत समाज के कुछ आवश्यक जरूरी लोगों को जो मैं कर सकता हूँ करते रहता हूँ। मुझे तसल्ली मिलती है कि चलो मेरे से इतना तो अच्छा काम हुआ। बात है, और यही शायद मनुष्य को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि मनुष्य संवेदनशील होता है, और अगर ये सारे काम नहीं करता है तो उसकी संवेदनशीलता किस काम। तो मैंने देखा कि बहुत सारे फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही आप फिल्मों से भी आपका बहुत लगाव रहा है। राजस्थानी फिल्म जो संगठन है, एसोसिएशन है, उससे भी आप जुड़े हैं, यानी कि फिल्मों से आपका कितना लगाव है और इसका क्या कारण रहा? राजस्थान चूँकि मेरी मातृभूमि है, तो राजस्थान से लगाव है, और राजस्थान में जो भी चीज़ें होती है निसंदेह उससे मैं अपने आप को जुड़ा हुआ पाता हूँ। तो मुंबई में एक राजस्थान फिल्म एसोसिएशन है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी समय से। अभी मैं उस एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। तो राजस्थानी फिल्में बनती है, उसमें मेरा कहीं ना कहीं एक जुड़ाव रहता है किसी भी रूप में। थोड़ा सा मुझे पहले से ही शौक था फिल्मों का, और चूंकि मैं राजस्थानी हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ राजस्थानी फिल्में बढ़े। दुर्भाग्यवश वर्तमान समय में राजस्थानी फिल्में आगे नहीं जा पा रही है, उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस है, बनाने वालों की और दर्शकों की कमी। तो उसके लिए क्या एसोसिएशन किसी तरह की चिंता कर रहा है या प्रयास कर रहा है? हाँ, एसोसिएशन प्रयास कर रहा है। एसोसिएशन सारे कलाकार हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इन लोगों को संगठित करके उनकी जो कॉमन समस्याएं हैं उसे हल करने में संभव है उतना मदद कर पा रहा है। लेकिन चूंकि राजस्थान एक लिमिटेड क्षेत्र है, राजस्थानी फिल्में अगर बनती है तो सिर्फ उसी क्षेत्र में देखी जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में राजस्थानी फिल्मों को बड़ा मार्केट ना होने के कारण प्रोड्यूसर डायरेक्टर को प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए वो कम से कम बजट में फिल्म बनाना चाहता है। चूंकि उसका बजट कम से कम होता है तो जो आउटपुट है वो भी उतना संतोषजनक नहीं होता, क्वालिटी कमजोर हो जाती है। और आज कंपटीशन का दौर है, क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो मैंने तो ये मार्क किया है कि राजस्थानी सिनारियो भी प्रोड्यूसर बनाता है तो वो करोड़ों कमा सकता है, लेकिन उसी राजस्थानी सिनारियो को अगर कोई राजस्थानी प्रोड्यूसर बनाता है तो उसकी लागत भी नहीं निकलती। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, पद्मावत फिल्म लीना भंसाली ने बनाई तो उसको काफी राजस्थानी बैकग्राउंड पर बनाई, फिल्मी राजस्थानी, भाषा भी वैसी है, कल्चर वैसा है, लोग, पहनावा सब कुछ वैसा है। लेकिन चूंकि उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई वो चल गई, और उसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक एग्जीबिशन के लिए था। बिल्कुल बिल्कुल। में साहित्य संगोष्ठियाँ या कहूँगे साहित्य समारोह, इन सब में भी आपकी शिरकत बहुत रहती है, बहुत आना जाना रहता है, तो इसकी तरफ कैसे ज़्यादा झुकाव हुआ कि मैं भी इनके साथ जुड़ा रहूँ? उसकी सेवा कैसे हो पाती है? सेवा भी मेरा एक दिलचस्पी का विषय है, लोगों से मिलना, लोगों से संबंध बनाना और अच्छे लोगों से मिलना ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं। तो साहित्य से चूंकि मेरा शुरुआत से ही रुझान रहा है, अतः जब भी मुंबई महानगर में कोई साहित्यिक गोष्ठी होती है तो कई बार बुलाया जाता हूँ, कई बार उनसे कार्य के रूप में जुड़ जाता हूँ। इस तरह कोई भी साहित्यिक गोष्ठी में मेरा
मेरी उपस्थिति रहती है, मैं वहाँ कुछ चीज़ सुनता हूँ, कुछ चीज़ सीखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और साहित्यिक लोगों से मिलना, उनसे चर्चा करना मुझे एक अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि दीनदयाल मुरारका जी साहित्यिक संगोष्ठियाँ और साहित्य सेवा में बड़े लगे रहते हैं। साहित्यकार बहुत हैं और रचनाकार बहुत हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए यह कहना चाहिए कि उस तरह की गोष्ठियाँ आयोजित करने में भी आपका बहुत बड़ा हाथ रहता है। कई बार मैंने देखा कि आप गोष्ठियाँ आयोजित करवाते हैं। ये सबके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर आगे बढ़ूँ, जहाँ से बात बीच में छोड़ी थी कि आपका एकदा या कुछ प्रेरक प्रसंग, इस तरह के स्तंभ आते रहते हैं लगातार अखबारों में। बिल्कुल। और शायद यहीं से प्रेरणा मिली होगी आपको इस किताब लिखने की। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कई प्रेरक प्रसंग जब मैं पढ़ता हूँ या जानता हूँ, तो मेरी बड़ी इच्छा होती है कि इसे मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। और इसी संदर्भ में मैंने न्यूज़पेपर्स में स्तंभ लिखना चालू किया, और आपकी दया से पिछले 3-4 सालों से 1000 से ऊपर स्तंभ मेरे प्रकाशित हो चुके हैं, कई न्यूज़पेपर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि ये कोई भी काम लोग कर लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी यानी कि लगातार उस चीज़ को करना, मुसलसल करना, उसी इंटेंसिटी, उसी ईमानदारी के साथ करते रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे विशेष रूप से कोविड में जो खाली टाइम मिला, जहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो घर पे बैठ के कई किताबों से मैं प्रेरक प्रसंग लिखते रहा, और इसे एक किताब के रूप में मैंने हाल ही में इसे प्रिंट करवाया है। ये ऐसी ही किताब है जैसे कि आप पढ़ते रहे हैं बचपन से, पंचतंत्र की कथाएं, ज़ेन स्टोरीज़, या फिर मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ। ये बहुत सारे कहानियाँ होती हैं जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, और कभी जानवरों के, जंगलों के, राजा महाराजा या फिर परियों की कहानियाँ। ये सारी कहानियाँ बहुत आसानी से बच्चे ग्रहण कर लेते हैं और उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। तो ऐसी ही कुछ शायद ये प्रेरक कथाएं हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कि लोग दादी माँ की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ, हमें याद होगा कि बचपन में बोलते थे, आने वाली पीढ़ियाँ उसी कहानी को अपने आने वाली पीढ़ी को रिपीट करते थे। लेकिन न जाने क्यों लोगों की स्मृति अभी कम होते जा रही है। नानी दादी बच्चों का लगाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, इंडिविजुअल परिवार हो रहा है। तो वो जो चीज़ें हमें बचपन में मिलती थी, उसका अब मैं देख रहा हूँ नई जनरेशन में अभाव है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हम दूसरे जनरेशन के लिए किस रूप में छोड़ के जा सकते हैं। मेरे ख्याल से किताब ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अगर उसमें लिखते हैं तो लोगों तक पहुँचेगी, आज नहीं तो कल। तो इसलिए मेरा ऐसी इच्छा थी, और मैंने इसीलिए उसको मूर्त स्वरूप दिया कि कुछ घटनाएं, कहानियां जो कई लोगों को मालूम है, पर आने वाली पीढ़ी उसे कैसे जानेगी। आने वाली पीढ़ी के लिए अगर संकलन के रूप में एक जगह मिलती है तो उससे बड़ी आसानी हो जाएगी, और ऑफकोर्स अच्छा लगेगा, उसे पूरा पढ़ेगा और वो भी कोशिश करेगा कि इससे वो आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात है इस किताब की कि एक पेज में कहानी खत्म हो जाती है। एक ही कहानी है, एक कहानी एक पेज में खत्म हो जाती है, तो एक पेज फिक्स है कहानी के लिए, उसके आगे नहीं जाती है। इस तरह से डिज़ाइन की गई है। किताब सब पढ़ना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत आसान है। इसमें कोई बहुत भारीपन, बहुत बोझिल ऐसा कुछ नहीं है कि अरे कितना पढ़ने में टाइम लगेगा, अरे इसको कौन समझेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि किताबें पढ़नी चाहिए। और जैसा कि मुरारका जी ने कहा कि इन कथाओं को एक जगह करना और किताबी शक्ल देना जिससे कि समय तक रहे, इसीलिए मेरा प्रयास है कि जहाँ तक आपने इन किताबों तक लेके आए हैं, मैं इस किताब को शेखर वाणी के ज़रिए और आगे ले जाना चाहता हूँ कि इन किताबों तक लोग पहुँचें और ऐसी किताबें पढ़ें। और पढ़ें, सिर्फ मोबाइल पर पढ़ लेना, गूगल के भरोसे रहना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, या आपकी रुकावट होगी वहाँ पर। तो इसलिए आप किताबों तक आइए, किताबों की खुशबू लीजिए, उसका आनंद लीजिए, शब्दों को छू कर देखिए, उसको महसूस कीजिए, बहुत आवश्यक है। और किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।